नमस्ते, मैं सीए लता मुरजानी बिजनेस पाठशाला में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज असेसमेंट ऑफ टैक्स। इस पूरे सेशन में हम ये देखेंगे कि अगर आप एक असेसी हैं और आपने डिफरेंट सोर्सेज से थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर कुछ इनकम अर्न की है, तो एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर जो आपका रिस्पेक्टिव असेसमेंट ईयर होगा उसमें आप अपने टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स को कैसे एडजस्ट करेंगे, कैसे अपनी इनकम टैक्स को असेस करेंगे एंड देन अपना रिटर्न फाइल करेंगे एंड उसके बाद आपका रिटर्न कैसे प्रोसेस होगा और अगर असेसमेंट होती है तो आपको कैसे उन नोटिसेस को डील करना है। सो let us start today's session and this topic is going to be very interesting because ये वो टॉपिक है जिसके बारे में आपने कई सारे वर्ड्स बहुत बार सुने होंगे बट कुछ वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता होगा या कुछ टॉपिक्स पर आपकी क्लैरिटी नहीं होगी। तो आज के सेशन में मैं ट्राई करूँगी कि आपको वो क्लैरिटी मिल पाए और मैं उन टॉपिक्स को, उन पॉइंट्स को अच्छी तरह आपके पास पहुँचा पाऊँ। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्ड TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। आज हम दो चीज़ें कवर कर रहे हैं, TDS एंड TCS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एंड टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। सबसे पहले TDS, एज द नेम सजेस्ट, ये वो टैक्स है जो सोर्स पर ही डिडक्ट कर दिया जाएगा एंड मैंने यहाँ ब्रैकेट में मेंशन किया है इनकम। तो सोर्स कौन सा होना चाहिए? दैट शुड बी द सोर्स ऑफ इनकम। मतलब जिस सोर्स पे किसी एसएससी की इनकम जनरेट हो रही है उसी सोर्स पे उनका टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास डिपॉजिट करा दिया जाए तो हम उस टैक्स डिडक्शन को बोलेंगे टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एक एम्प्लॉयर है एंड देयर इज एन एम्प्लॉय। जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सैलरी देता है तो आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में ये देखा होगा, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में ये ट्रेंड होता है कि जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं वो आपसे एक ड्राफ्ट इनकम स्टेटमेंट मांगते हैं जिसमें आपसे डिटेल्स मांगी जाती है कि आप किन किन सोर्सेज से इनकम गेन कर रहे हैं। मतलब ऐसा भी हो सकता है ना कि आप किन्हीं दो जगहों पे काम कर रहे हो पार्ट टाइम, या आपके कुछ अदर सोर्सेज ऑफ इनकम भी हो, तो आपसे एक इनकम ड्राफ्ट लिया जाता है एंड उस अकॉर्डिंग आपकी इनकम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करके आपका टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। सो मैंने इस एग्जाम्पल में आपको दिखाया है कि जब एम्प्लॉयर सैलरी देंगे तब सैलरी में से कुछ पोर्शन टैक्स का डिडक्ट करके, जिसे हम बोलते हैं TDS, टैक्स डिडक्टेड एट द सोर्स ऑफ इनकम। एम्प्लॉय की ये इनकम किस सोर्स पे जनरेट हुई? एम्प्लॉयर के ऑर्गेनाइजेशन में। सो दिस इज द सोर्स जहां पर इनकम जनरेट हुई है एंड सिंस टैक्स भी यहीं डिडक्ट हो गया है therefore we call it as tax deducted at source. So as we see in this image, अब अगर मान लेते हैं एम्प्लॉय की सैलरी है 100 रुपये, वैसे आई रियली विश आपकी सैलरी में इससे आगे बहुत सारे ज़ीरो लगें, बट अभी एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि इनकी सैलरी है 100 रुपये और TDS का रेट जो एप्लीकेबल है वो 10% है। तो एम्प्लॉयर क्या करेंगे, 100 में से 10% यानी 10 रुपये माइनस करके 90 रुपये एम्प्लॉय को दे देंगे और जो 10 रुपये रख लिया है उन्होंने डिडक्ट कर लिया, उसका क्या करेंगे एम्प्लॉयर? पार्टी? जी नहीं, उसे आपको डिपॉजिट कराना होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास एंड देन एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर जब एम्प्लॉय अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो हम ऑफिशियल लैंग्वेज में इसे ऐसे कह लेते हैं कि वो अपना टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लेंगे। एंड इसका क्या मतलब होता है वो मैं आपको समझाऊंगी। ईजी लैंग्वेज में आप ये मान लीजिए कि आपका जो टैक्स 10 रुपये वहाँ डिडक्ट हुआ है तो आपकी जो इनकम टैक्स लायबिलिटी फाइनली बनेगी उसमें से आप 10 रुपये माइनस कर देंगे, क्योंकि ये तो वो टैक्स है जो गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी पहुँच गया है आपके बिहाफ पे किसने किया है? एम्प्लॉयर ने पे किया है एंड देयरफॉर उसको माइनस करके आपकी जो भी इनकम टैक्स लायबिलिटी फाइनली बनेगी वो आप पे करेंगे एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर अपने असेसमेंट ईयर में। सो दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ TDS। TDS में बहुत सारी इनकम कवर होती हैं डिफरेंट, वो हम देखेंगे, इसलिए मैंने की पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन कर दी हैं जिनको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ रिलेटेड टू द TDS। सो लेट अस डिस्कस few key points related to the tax deducted at source.
सो व्हाट आर दीज? आप न सिर्फ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाली इनकम मतलब सैलरी इनकम पर नहीं, बल्कि बहुत सारी डिफरेंट इनकम्स हैं जो डिफरेंट सेक्शन में स्पेसिफाई की गई हैं, उन पर टीडीएस कलेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर गेटिंग कमीशन, इफ़ यू आर गेटिंग रेंट, इफ़ यू आर गेटिंग इंटरेस्ट, डिफरेंट सेक्शन पे डिफरेंट रेट जो एप्लीकेबल है रिस्पेक्टिव सेक्शन पे, उस अकॉर्डिंग टीडीएस डिडक्ट होगा। कौन से सेक्शन में किस रेट पर टीडीएस डिडक्ट होना है, इसके लिए आपके प्रीवियस सेशंस कवर किए गए हैं, आप उन्हें रेफ़र भी कर सकते हैं, या हम कभी फ्यूचर में भी उसे कवर कर लेंगे वापस से। सो आप वहाँ से देख सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप रेंट की इनकम आपको मिल रही है तो रेंट पर भी टीडीएस एप्लीकेबल होगा। जहाँ पे जिस सोर्स पे आपकी इनकम जनरेट हो रही है वहाँ पे टीडीएस डिडक्ट करके वो इनकम आपके अकाउंट पे क्रेडिट कर दी जाएगी। देयरफॉर हम यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि डिफरेंट टाइप की इनकम्स पर आपका टीडीएस डिडक्ट होता है। एज वेल एज लॉ में थ्रेशोल्ड भी मेंशन्ड है। ऐसा नहीं होगा कि 1 रुपया दे रहे हो तो उस पर भी टीडीएस काट दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई रेंट पे कर रहा है तो 2,40,000 तक का रेंट इनकम अगर आपको आ रही है उस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होना है। इसके अलावा है तो सेक्शन 194I में आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है @2% अगर ये रेंट आपको मिल रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ प्लांट और मशीनरी और इक्विपमेंट, और अदरवाइज 10% है। इस सेक्शन को आप डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, बट मैं अभी इसलिए कवर नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे आपको मेन ये कॉन्सेप्ट समझाना है। फर्दर जो मैंने मेंशन किया आपको कि डिफरेंट रेट्स डिफरेंट सेक्शन में मेंशन्ड है, तो आप उन्हें रेफ़र करके उस अकॉर्डिंग टीडीएस काटेंगे। एंड टीडीएस काट कर डिपॉजिट कराने का टाइम क्या है? तो पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर दैट शैल बी द टाइम एट विच टीडीएस विल बी डिडक्टेड। मैंने जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला एग्जाम्पल लिया था उसमें एम्प्लॉय के केस में 192 में ये दिया हुआ है कि एट द टाइम ऑफ पेमेंट टीडीएस कटेगा। मतलब जिस मंथ में या जिस डेट को आप एम्प्लॉय के अकाउंट में उनकी सैलरी ट्रांसफ़र करेंगे उस मंथ में उस डेट को टीडीएस काटना होगा। बट यूजुअली सेक्शंस में ऐसा लिखा हुआ है दैट पेमेंट और क्रेडिट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स विच एवर इज अर्लियर। मतलब हो सकता है कि इस मंथ में आपने किसी पर्टिकुलर सीसी के अकाउंट में अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उन्हें पेबल किया है, बट अभी तक आपने उनको पे नहीं किया है एक्चुअली, तो भी आपको टीडीएस काटना होगा बिकॉज पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। डिडक्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जैसा मैंने मेंशन किया, डिडक्टर ने जो अमाउंट ऑफ टीडीएस आपका डिडक्ट किया है उससे उन्हें पार्टी नहीं करनी है, बल्कि उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका जो टैक्स उन्होंने डिडक्ट किया है एट सोर्स उसे टाइमली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में यानी अगले महीने की 7 तारीख को डिपॉजिट कर दें। 7 तारीख या उससे पहले आपको ये डिपॉजिट कराना है। एंड जब आप ये टीडीएस जमा करा लें, 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है टीडीएस का पेमेंट एंड दूसरा होता है टीडीएस का क्वार्टरली रिटर्न। तो जब आपने टीडीएस काट लिया है तो उसे 7 तारीख तक अगले महीने की डिपॉजिट करा दें एंड उसका क्वार्टरली रिटर्न भी फाइल करना होगा। मैं बता देती हूँ दोनों में डिफरेंस क्या होता है। जैसे मान लीजिए मैंने इस मंथ में 10 एम्प्लॉयज़ का टोटल मिला करके 1 लाख रुपए टीडीएस काटा है। आई एम एन एम्प्लॉयर और मेरे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे 10 लोग आते हैं जिनका टीडीएस कटना हुआ है। सेक्शन 192 इसका सेक्शन है। तो मैंने 1 लाख रुपए ऑन एन एवरेज 1 महीने में टीडीएस जमा करवाया है। ऐसे 3 महीने, बिकॉज क्वार्टर 3 महीने को आता है, तो 1-1 लाख रुपए 3 लाख रुपए मैंने जमा करवाए हैं टीडीएस के। अब जो मैं क्वार्टरली रिटर्न फाइल करूंगी टीडीएस का, उसमें मैं ये मेंशन करती हूँ कि जो 3 लाख रुपए मैंने 7 तारीख को 3 महीने की जमा करवाया है वो किस किस एसईसी के अकाउंट में है या उसका क्रेडिट किस किस एसईसी को मिलना है। इनकम टैक्स में किसी भी एसईसी की यानी किसी भी पर्सन की जो प्राइमरी आइडेंटिटी होती है वो होती है उनकी पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर। आपकी जो नेम है वो सेकेंडरी आइडेंटिटी है, सबसे पहले आपको पैन से जाना जाएगा। तो आपका जो भी रिस्पेक्टिव पैन है उसके रिगार्डिंग मैं मेंशन करूंगी अपने क्वार्टरली रिटर्न में कि ये इस पर्टिकुलर पैन में इतना क्रेडिट मिलना चाहिए, इस पर्टिकुलर पैन में इतना क्रेडिट मिलना चाहिए, और उसी हिसाब से एसईसी को यानी एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर जो रिस्पेक्टिव असेसमेंट ईयर आएगा आपको क्रेडिट मिलेगा मेरे क्वार्टरली रिटर्न के बेसिस पे। तो डिडक्टर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टीडीएस काटे भी टाइम पर,
उसे गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट भी टाइम से कराएं एंड देन अपने क्वार्टरली रिटर्न्स भी टाइमली एंड पीरियोडिकली फाइल करें। सो हियर वी गो टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज टीसीएस यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। अब यहाँ पर देखिए मैंने जो सोर्स आपको मेंशन किया है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। नाउ आई हैव मेंशन्ड अ सोर्स एज एक्सपेंस। अब आप आएगा इनकम टैक्स, जिसका नाम ही इनकम टैक्स है, वो तो इनकम पर डिडक्ट होना चाहिए या इनकम पर इम्पोज होना चाहिए। तो ये कैसे मैंने मेंशन किया है कि यहाँ पर एक्सपेंस है, मैं बता देती हूँ। टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स यानी ये वो सोर्स है जो आपका इनकम का नहीं बल्कि यूजुअली एक्सपेंस का सोर्स होता है। वहाँ पे वर्ड क्या था, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। मुझे किसी को 100 रुपये देने हैं, मैंने 10 रुपये डिडक्ट किए, मार्क माय वर्ड्स डिडक्ट किए, 90 रुपये आगे पे किए, तो ये क्या हो गया, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। बट यहाँ तो वर्ड यूज किया गया है कलेक्टेड, तो ये कैसे कलेक्टेड है ये मैं मेंशन करती हूँ इस एग्जाम्पल के थ्रू। सो हाउ द वर्ड कलेक्टेड हैज बीन यूज, इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू मेंशन करती हूँ। एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिया हुआ है, मान लीजिए आप एक सेलर ऑफ कार्स हैं, आपके शोरूम में बहुत सारी एसयूवी कार्स भी रखी हुई हैं सेल के लिए। ये एक बायर हैं, इन्होंने जो कार खरीदी है उसकी वैल्यू 10 लाख से ऊपर चली गई है, 11 लाख उसकी वैल्यू है। तो बायर क्या करेगा, 11 लाख रुपए जो उसकी वैल्यू है वो तो कलेक्ट करेंगे ही करेंगे, प्लस 1% टीसीएस यानी 11,000 रुपए उस पर और कलेक्ट करेंगे। तो यानी जो बायर है उसको 11,11,000 रुपए पे करना होगा टू द सेलर। दिस इज, अब देखिए इन सेलर के लिए कार खरीदने का ये सोर्स है, इन बायर के लिए कार खरीदने का जो सोर्स है वो है सेलर। ये सेलर का सोर्स इनकम का सोर्स तो नहीं है, यहाँ आपने एक्सपेंस किया है, आपने कार खरीदी है, पर यहाँ पे टैक्स कलेक्ट हो रहा है। Therefore, it has been mentioned as tax collected at source। जब इनकम में से टैक्स डिडक्ट होके नेट इनकम ट्रांसफर हो रही थी तो नेम दिया गया था टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जब एक्सपेंडिचर पे प्लस होकर के टैक्स कलेक्ट हो रहा है, मतलब 11 लाख की वैल्यू तो उन्होंने कलेक्ट की ही की शोरूम वालों ने, प्लस 11,000 रुपए टैक्स के और कलेक्ट कर लिए। सो देयरफॉर दिस हैज बीन नेम्ड एज टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। एंड सोर्स क्या हुआ, एक्सपेंस का हुआ। यहाँ पे आपका कार खरीदना कोई इनकम का सोर्स थोड़ी है, यहाँ पे सोर्स क्या है, एक्सपेंस का सोर्स है, बट यहाँ पे टीसीएस कलेक्ट होगा। सो नाउ द क्वेश्चन कम्स अप कि ये क्यों ऐसा इम्प्लीमेंट किया गया है। सो बेसिकली कुछ ऐसी परचेसेस को कवर करने के लिए जो कईयों बार असिसी टैक्स इवेजन के पर्पज से छुपा ले जाते थे रिटर्न फाइलिंग में, ये प्रोविजन ऑफ टीसीएस डाले गए हैं और कलेक्टर और डिडक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई गई है कि वो उनका पैन लेकर के उनके अकाउंट में वो ट्रांसफ़र करें, उनके अकाउंट में वो टैक्स क्रेडिट करवाएं रिटर्न फाइलिंग के थ्रू। तो ये ट्रेस हो सके कि आपने ईयर में कौन कौन सी बड़ी परचेजेस की हैं। हो सकता है अगर वो आपके इनकम लेवल से मैच कर रही है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आपने कोई ऐसा परचेज किया है जो आपके इनकम लेवल से हायर है या नहीं दिख सकता या नहीं हो सकता प्रैक्टिकेबली, तो उसके रिगार्डिंग कुछ केसेस पिक करने में ईजी हो सके, टैक्स इवेजन ना हो सके, इसलिए ये प्रोविजंस एप्लीकेबल किए गए। सो द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। टीडीएस एंड टीसीएस दोनों में डिफरेंस आपको आई होप क्लियर हुआ होगा। टीडीएस इनकम पर डिडक्ट होना है और टीसीएस आपके सोर्स ऑफ एक्सपेंस पर कलेक्ट होना है। अब हम यहाँ पे कुछ की फीचर्स देख लेते हैं रिलेटेड टू द टीसीएस एज वेल, जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। फर्स्ट थिंग इज ट्रेडिंग और बिजनेस से रिलेटेड। मोस्टली जो टीसीएस के प्रोविजंस हैं वो ट्रेडिंग या बिजनेस ट्रांजैक्शंस पर ही एप्लीकेबल किए गए हैं, एंड जिसमें बहुत पॉपुलर है टेंडू लीव्स का परचेजेस, जिसमें 5% टीसीएस जो कि हाईएस्ट टीसीएस रेट है एप्लीकेबल है। और ऐसे ही कुछ वीआईपी परचेसेस, वीआईपी ना वे जो लग्जरियस परचेजेस हैं उन पर ट्रेस करने के पर्पज से केवल टीसीएस के प्रोविजंस लगाए गए हैं। ध्यान रखिएगा वापस से कि ये एक एडिशनल कलेक्टेड अमाउंट रहेगा, दिस इज नॉट समथिंग विच विल बी डिडक्टेड फ्रॉम समवेयर, इसलिए इसका नाम दिया गया है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। अगेन ये आपको रेफर करना पड़ेगा सेक्शंस को कि अगर आप किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में एंटर कर रहे हैं तो उस पर किस रेट से एप्लीकेबल है और किस सेक्शन से टीसीएस एप्लीकेबल होगा। कलेक्शन का टाइम क्या रहेगा इसका, सो दैट विल बी अगेन
at the time of receiving the payment or at the time of debiting the account of receiver in the books of accounts whichever is earlier. कुछ सेक्शंस में कहीं कहीं एट द टाइम ऑफ पेमेंट और रिसीव ऐसा दिया हुआ है, बट मोस्टली सेक्शंस में ऐसा ही दिया हुआ है कि या तो जब आप उनके अकाउंट को डेबिट करेंगे या फिर उनसे अमाउंट एक्चुअली रिसीव करेंगे, विच एवर इज अर्लियर आपको टीसीएस उसमें कलेक्ट करना होगा। अब टीडीएस और टीसीएस से रिलेटेड जो रिटर्न फाइलिंग के प्रोविजंस है वो मैंने यहाँ मेंशन किए हैं। दोनों के ही रिटर्न क्वार्टरली जाते हैं, आपने सुने भी होंगे बहुत बार 24Q, 26Q, 27EQ। 27EQ एक्चुअली टीसीएस वाला होता है और ऐसे बहुत सारे रिस्पेक्टिव सेक्शंस हैं। तो जब आप टीडीएस के क्वार्टरली या टीसीएस के क्वार्टरली रिटर्न फाइल करेंगे तब जाकर के ही एक फॉर्म जनरेट होता है विच इज़ वेरी पॉपुलर इन अ वे, वो आपको कॉमन है, मतलब वो आपको सुने हुए होंगे। आप यूजुअली सुना होगा आपने, हर एक एम्प्लॉय जाकर के अपने एम्प्लॉयर से फॉर्म 16 की डिमांड करता है, या अगर किसी और सोर्स में आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ तो आप फॉर्म 16A की डिमांड करते हैं। तो ये फॉर्म तभी जनरेट होगा जब आपके जो डिडक्टर या कलेक्टर हैं वो अच्छे तरीके से टीडीएस काट करके टाइमली अपना रिटर्न फाइल करेंगे और वो रिटर्न विदाउट एनी एरर प्रोसेस हो जाएगा, तब फॉर्म्स जनरेट होते हैं। कौन से फॉर्म? फॉर्म 16, 16A, B, C और रिस्पेक्टिव सेक्शंस जो मैंने मेंशन किए हुए हैं। 27D टीसीएस का होता है अगेन। तो आपके जिन जिन सोर्सेज पे टैक्स कलेक्ट किया गया है या टैक्स डिडक्ट किया गया है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मान लीजिए, और अदरवाइज ये आपका राइट है कि आप उनसे इस फॉर्म की डिमांड करें और ये चेक करें, क्योंकि इस फॉर्म में दिख रहा है तब भी आप अपने रिटर्न फाइलिंग के टाइम में इन डिडक्शंस का क्रेडिट ले पाएंगे। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप ये फॉर्म्स कलेक्ट करें और मैच करें कि इसमें वही अमाउंट मेंशन्ड है जो आपसे एक्चुअली डिडक्ट या कलेक्ट किया गया है। एंड फिर आपने एक फॉर्म का नेम सुना होगा 26AS। 26AS या एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम, अब AIS भी आ गया है। तो इसमें क्या होता है, आप रिटर्न फाइलिंग के टाइम में 26AS से अपने जितने भी फॉर्म्स हैं 16 या 16 और वटेवर, तो आप उसको रिकंसाइल करते हैं। मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ यहाँ पे। आप एक एम्प्लॉय हैं और दो जगहों पे काम करते हैं, तो एम्प्लॉयर A और एम्प्लॉयर B दोनों ही आपको फॉर्म 16 देंगे फॉर द टीडीएस जो उन्होंने अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में काटा है। ये दोनों टीडीएस आपको एक साथ दिखाई देंगे किसमें? फॉर्म 26AS में। फॉर्म 26AS आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? आप इनकम टैक्स के पोर्टल से जा कर के फॉर्म 26AS अपना डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि किन किन टोटल सोर्सेज पे आपके टैक्स कलेक्ट या डिडक्ट किए गए हैं। फिर आप रिकंसाइल कर सकते हैं। अगर उसमें आपको कुछ एरर दिख रहा है या आपको ऐसा दिख रहा है कि कोई टैक्स का क्रेडिट आपको नहीं दिख रहा है, तो आपके जो डिडक्टर हैं या कलेक्टर हैं उनसे आप बात कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि क्या उन्होंने अभी तक रिटर्न फाइल नहीं किया है या रिटर्न फाइल कर दिया है बट उसमें किसी एरर होने के कारण वो प्रोसेस नहीं हुआ है। तो इवन इफ़ यू आर नॉट गेटिंग फॉर्म 16 कहीं से नहीं मिल पा रहा है, देन ऑल्सो यू कैन रिकंसाइल द सेम फ्रॉम फॉर्म 26AS। जो फॉर्म्स मैंने यहाँ मेंशन किए हैं आपको 16 वगैरह, ये आपको डिडक्टर या कलेक्टर खुद देते हैं। फॉर्म 26AS आप खुद अपने पोर्टल पे जा करके इनकम टैक्स लॉगिन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और रिकंसाइल कर सकते हैं। अब बारी आती है एडवांस टैक्स की। एज द नेम सजेस्ट, ये वो टैक्स है जिसे एसएससी एडवांस में पे कर रहा है टू द गवर्नमेंट। एडवांस में मतलब इसका कॉन्सेप्ट इस तरीके से है कि अगर आपको ऐसा लगता है, एसएससी को लगता है एस्टिमेशन बेसिस पे, रीजनेबल बेसिस पे, कि उनकी जो इनकम टैक्स लाइबिलिटी आएगी वो 10,000 या उससे ज़्यादा होगी, तो उन पर ये प्रोविज़न एप्लीकेबल हो जाएगा। एसएससी को अपना एडवांस टैक्स डिपॉजिट कराना पड़ेगा। मतलब आप इंस्टेड ऑफ पेइंग योर इनकम टैक्स लाइबिलिटी इन द रिस्पेक्टिव असेसमेंट ईयर कम्प्लीटली और लंप सम, आप इंस्टॉलमेंट में उसे पे ऑफ करेंगे। वो इंस्टॉलमेंट कैसी होगी, किस परसेंटेज में होगी, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आप हैं एक सीनियर सिटीज़न या आप ऐसे सिटीज़न हैं जिसकी बिजनेस की इनकम नहीं है, तो आपको एडवांस टैक्स से एग्जम्पशन है। आप भले अपना पूरा टैक्स लाइबिलिटी एक साथ एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर पे कर सकते हैं। इफ़ यू डू नॉट हैव एनी बिजनेस इनकम तब आप एग्जम्प्ट है, बट आपको ध्यान रखना है इसके अलावा अगर आप कोई एसएससी है एंड आपका 10,000 से ऊपर है एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी, तो आपको एडवांस में टैक्स जमा कराना होगा और वो जमा करवाना होगा इन
4 इंस्टॉलमेंट्स जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है। 4 इंस्टॉलमेंट्स 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च को जाती है। किस तरीके से जाती है? 15%, 45%, 75% और 100%। एडवांस टैक्स यहाँ मेंशन है। आप मान लीजिए टैक्स लायबिलिटी, अगर आपको लगता है कि आपकी टैक्स लायबिलिटी 1 लाख रुपए की होगी इस पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर में, तो 1 लाख रुपए का 15% आपको 15 जून तक जमा कर देना है। उसके अलावा 45% 15 सितंबर तक जमा कर देना है। पर आप बोलेंगे कि 45% में से 15% तो मैं पहले ही जमा कर चुके, तो कोई बात नहीं, उसको माइनस करके जो लायबिलिटी बन रही है वो आपको 15 सितंबर तक जमा करानी है। एंड अगली ड्यू डेट है 15 दिसंबर एंड इसके बाद है 15 मार्च। 15 मार्च के बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि अब हमारी लायबिलिटी में कोई चेंज आ गया है या और टैक्स जमा कराने की ज़रूरत है, तो 31 मार्च तक आप अपना एडवांस टैक्स कम्प्लीटली जमा करवा सकते हैं। बट अगर आप वो असेसी हैं जिन्हें प्रिजम्पटिव स्कीम का ऑप्ट किया है, प्रिजम्पटिव स्कीम क्या होती है? जिसमें आप रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं मेंटेन करते हैं, बल्कि क्या करते हैं कि प्रिजम्पशन बेसिस पर एक पर्टिकुलर परसेंटेज पर अपने टोटल रेवेन्यू का एक पर्टिकुलर परसेंट अपने इनकम को दिखा देते हैं कि इस एक्स इनकम का पर्टिकुलर परसेंटेज से 6% और 8% आपकी उस फाइनेंशियल ईयर की इनकम है। सो प्रोविजनल बेसिस पर और प्रिजम्पटिव बेसिस पर ये मान लिया जाता है कि ये असेसी की इनकम है। अगर आपने प्रिजम्पटिव स्कीम का बेनिफिट लिया हुआ है या उस स्कीम को ऑप्ट किया हुआ है, तो 15 मार्च तक आपको अपना 100% एडवांस टैक्स जमा करवाना होगा। So these are the due dates and the respective percentage. अब इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। नंबर 1, अब मैंने यहाँ पे लिखा है कि क्या ये पॉसिबल है कि हम रिविजन्स कर पाएँ उसमें। ऐसा हो सकता है ना कि आपने एक इंस्टॉलमेंट पे की 15 जून को, अगली दे दी 15 सितंबर को। अब आपको लग रहा है कि इनकम तो बढ़ रही है, अब एस्टिमेशन में चेंज आ चुका है, तो क्या मैं आगे वाली जो इंस्टॉलमेंट्स 2 बची हैं उनमें चेंज्ड इनकम के हिसाब से डिपॉजिट करवा सकती हूँ? The answer is yes. अगर आपको एक इंस्टॉलमेंट या 2 इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद या इंस्टॉलमेंट्स पे करने के बाद ऐसा रियलाइज हो रहा है कि आपके इनकम एस्टिमेशन में कोई चेंज है, टैक्स लायबिलिटी में कोई चेंज है, और उस अकॉर्डिंग टैक्स लायबिलिटी के अकॉर्डिंग आपका एडवांस टैक्स का अमाउंट भी वेरी करेगा, तो आप उस अकॉर्डिंग अपने नेक्स्ट जो इंस्टॉलमेंट आ रही है उसमें टैक्स को एडजस्ट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है, क्या कोई इंटरेस्ट भी एप्लीकेबल है रिलेटेड टू द एडवांस टैक्स अगर हमने नहीं जमा करवाए या गलत जमा करवा दिया? द आंसर इज यस। सेक्शन 234 और सेक्शन 234C, ये 2 सेक्शंस ऐसे हैं जो एडवांस टैक्स से रिलेटेड इंटरेस्ट को कवर करते हैं कि अगर आपने अपना एडवांस टैक्स नहीं जमा करवाया या करवाया बट सही से नहीं करवाया तो कैसे इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल होगा। सेक्शन 234 भी ये कहता है कि आपने जो टोटल एडवांस टैक्स एक फाइनेंशियल ईयर में यानी अप टू 31 मार्च जमा करवाया, अगर वो जो टैक्स लायबिलिटी जिस असेसमेंट ईयर में रिटर्न फाइलिंग के टाइम में बनती है 90% से कम है, तो आपको इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 भी पे करना पड़ेगा, विच विल बी 1% फॉर द मंथ और द पार्ट ऑफ द मंथ। क्या मतलब हुआ? एक्चुअली गवर्नमेंट ये कहना चाह रही है कि अगर आप एक बिजनेस भी रन कर रहे हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है, और ऑब्वियसली 31 मार्च तक तो ये अंदाज़ा हो ही जाएगा कि आपकी रेवेन्यू किस टाइप से आगे बढ़ रही है या किस टाइप से आपका रेवेन्यू का एस्टिमेशन होने वाला है। तो उस एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग कम से कम जो आप इनकम टैक्स लायबिलिटी एडवांस टैक्स के थ्रू जमा करवा रहे हैं वो 90% तक तो एक्यूरेट होनी चाहिए। अगर वो 90% से भी कम है तो आप पे इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल होगा एट द रेट 1% फॉर द मंथ और द पार्ट ऑफ द मंथ। 234C में भी इसी तरीके से लिखा गया है कि आपको जो इंस्टॉलमेंट 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च तक जमा करवानी है उसको किस तरीके से कवर करना है कि अगर वो 12% से भी कम है, मतलब आपका एस्टिमेशन इतना गलत जा रहा है कि वो 12% ऑफ द एक्चुअल लायबिलिटी उससे भी कम है, या सेकेंड इंस्टॉलमेंट 36% से भी कम है, थर्ड इंस्टॉलमेंट 75% एंड फोर्थ इंस्टॉलमेंट 100% से कम है, तो भी आपको 234C का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और किस रेट पे? 1% फॉर द मंथ और द पार्ट ऑफ द मंथ। अब आपको लगेगा कि ये तो कुछ गलत सा हो रहा है, एक तो हम अपनी एडवांस टैक्स जमा करवा रहे हैं
ऊपर से उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। अगर थोड़ा बहुत एस्टिमेशन गलत हो जाता है तो इसके लिए कवर किया गया है कि अगर इसके कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं कि अगर आपके एस्टिमेशन में चेंज आ रहा है बिकॉज ऑफ कैपिटल गेन और स्पेकुलेटिव बिजनेस, क्योंकि ऐसा हो सकता है आप कोई एसेट्स बेच दें जो आपने प्रिडिक्ट ना की हो, या स्पेकुलेशन तो ओब्वियसली आप प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते, उसके कारण आपके एस्टिमेशन में चेंज आया है, तो ये सेक्शन 234C का इंटरेस्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। या फिर आपके एस्टिमेशन में चेंज आया पर आपने 31 मार्च से पहले पहले अपना एडवांस टैक्स करेक्ट करके जमा करवा दिया, तो भी 234C का इंटरेस्ट आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। नाउ द क्वेश्चन कम्स अप, जो हम बहुत कॉमनली फेस करते हैं, वो क्वेश्चन क्या होता है, क्या आप एडवांस टैक्स को एज एन एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं? द आंसर इज नो। इनकम टैक्स वो टैक्स है जो आपकी इनकम पर लग रहा है, तो अल्टीमेटली जो इनकम कैलकुलेट होगी उस पर टैक्स लग रहा है। टैक्स इज नॉट योर एक्सपेंडिचर, इसलिए आप उसे इनकम में से माइनस नहीं कर सकते, बल्कि जो इनकम आएगी उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट हो रहा है। और एडवांस टैक्स जो हम जमा करवाने जा रहे हैं वो कोई अलग टैक्स नहीं है, जो आपकी टैक्स लायबिलिटी एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर बननी है उसी का ही एक हिस्सा है जो आप एडवांस में गवर्नमेंट के पास जमा करवा रहे हैं, इसलिए उसका नाम भी एडवांस टैक्स रखा गया है। हेंस यू कैन नॉट एडजस्ट द सेम फ्रॉम योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हमने यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं, टीडीएस, टीसीएस एंड एडवांस टैक्स। अब हम उस हिसाब से पढ़ेंगे आगे सेल्फ असेसमेंट और फाइलिंग ऑफ रिटर्न। दोनों तीनों कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़े, टीडीएस, टीसीएस और एडवांस टैक्स, मैंने आपको हर एक उसमें यही बताया कि आपको इसको एडजस्ट करना होगा। इसका क्रेडिट एसएससी को मिलेगा, कब मिलेगा? एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ योर आईटीआर। सो लेट अस फर्स्ट कवर द सेल्फ असेसमेंट। कुछ वर्ड्स होंगे जिन्हें आप बहुत बार कॉमनली सुनेंगे, बट उनकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आपके पास कई बार नहीं होती है, तो उनको एक एक बार क्लियर कर लेते हैं। असेसी वर्ड जो खुद मैंने भी इस सेशन में बहुत बार कवर किया। असेसी कौन होता है? टैक्स पेयर। तो अगर आप वो पर्सन हैं जो अपना इनकम असेसमेंट कर रहे हैं तो आप कहलाएंगे असेसी। और आप क्या कर रहे हैं? इनकम का असेसमेंट, टैक्स लायबिलिटी का असेसमेंट, देयरफॉर यू आर असेसी। एंड बिकॉज आप खुद से ये टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, सेल्फ ये टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, अपनी इनकम असेस कर रहे हैं, इसलिए इस असेसमेंट को क्या कहा जाएगा? सेल्फ असेसमेंट। और जो टैक्स लायबिलिटी आएगी, सेल्फ असेसमेंट टैक्स लायबिलिटी। क्लियर? आपने असेसमेंट ईयर सुना होगा। सो व्हाट डू वी मीन बाय असेसमेंट ईयर? जनरली हम बोल देते हैं फाइनेंशियल ईयर का जो अगला साल आएगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज असेसमेंट ईयर। कैलेंडर ईयर होता है जो जनवरी से लेकर के 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक चलता है। कैलेंडर ईयर वो होता है जो 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक चलता है। फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाता है विच इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। असेसमेंट ईयर क्या होता है? ठीक उसका अगला वाला साल। उसको असेसमेंट ईयर नाम क्यों दिया गया है? असेसमेंट ईयर नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि आप उस ईयर में अपनी इनकम और इनकम टैक्स लायबिलिटी का असेसमेंट कर रहे हैं। और ये बहुत रेशनल भी है। आप 1 साल कमाएंगे, अगले साल ही तो कैलकुलेट करेंगे कि आपने कितना कमाया और उस पर कितना टैक्स बनता है, क्या प्रॉफिट क्या लॉस है। तो देयरफॉर इट हैज़ बीन नेम्ड एज असेसमेंट ईयर। 1 साल हो गया फाइनेंशियल ईयर, अभी हम जैसा चल रहा है फाइनेंशियल ईयर 22-23, एंड हमारा असेसमेंट ईयर कौन सा हो जाएगा उस अकॉर्डिंग? 23-24। 23-24 में हम ये कैलकुलेट करेंगे कि 22-23 में हमने कितनी इनकम अर्न की और उस पर अकॉर्डिंगली कितनी टैक्स लायबिलिटी बनती है। एंड बिकॉज ये हम खुद से कैलकुलेट कर रहे हैं, खुद से असेस कर रहे हैं, देयरफॉर इट हैज बीन नेम्ड एज सेल्फ असेसमेंट। करना कैसे होगा सेल्फ असेसमेंट? नंबर 1, add the total income from all the sources or all the heads of the income। 5 हेड्स इनकम डिपार्टमेंट में चलते हैं। 5 हेड्स इनकम टैक्स एक्ट में हम पढ़ते हैं, विच इज इनकम फ्रॉम सैलरी। आप जो सैलरी से अर्न करेंगे वो टैक्सेबल होगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। सेकंड, पीजीबीपी, जो आप बिजनेस से अर्न करेंगे वो टैक्सेबल होगा अंडर द प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, तो पीजीबीपी हम उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। थर्ड,
कैपिटल गेन, अगर आपने कोई कैपिटल असेट सेल आउट की है इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, तो उस पर जो कैलकुलेट होगा टैक्स, दैट विल बी कैपिटल गेन। एंड उस इनकम के हेड को या सोर्स को हम क्या बोलेंगे, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। एंड फोर्थ इज HP यानी हाउस प्रॉपर्टी। HP हम उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपको घर से, आपके पास कोई घर है, आपने रेंट पे चढ़ा रखा है, वहाँ से इनकम हो रही है, सो दैट विल बी इनकम फ्रॉम योर हाउस प्रॉपर्टी। एंड फिफ्थ आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जो इनकम कहीं पे भी नहीं बैठ पा रही हो। मतलब जो 4 सोर्सेज हमने पढ़े, कौन कौन से, हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, PGBP और कैपिटल गेन, जो इन चारों हेड्स में कवर नहीं होगी वो कहाँ चली जाएगी, अदर सोर्सेस में। हो सकता है आपके पास एक्सेस इनकम थी, आई मीन स्पेयर फंड्स थे जिनको आपने इन्वेस्ट कर लिया, तो आपको इंटरेस्ट की इनकम हो रही है। तो अब ये इन चारों हेड्स में कहीं नहीं आ रही है, ना तो आपका बिजनेस है ना आपकी सैलरी, तो आप इसको कहाँ लेकर के चले जाएंगे, अदर हेड्स में। इस तरीके से पांचों हेड्स में आपको अपनी इनकम को क्लासीफाई करना है। और इस जो इनकम अब आप कैलकुलेट करेंगे, इसे हम बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। मार्क माय वर्ड्स, ग्रॉस टोटल इनकम। पांचों हेड से कलेक्ट करके हमने इनकम ले ली। अब आपको उसमें से माइनस करने होंगे डिडक्शंस। डिडक्शंस लेट्स से ATC बहुत कॉमन है इसलिए मैंने उसको एग्जाम्पल में लिया है। अदरवाइज जो भी एप्लीकेबल डिडक्शंस हैं आपके पास, जो जो आपने एलिजिबल इन्वेस्टमेंट्स किए हैं PPF में, आपके लाइफ इंश्योरेंस में, हेल्थ इंश्योरेंस में, वो सारे डिडक्शंस आपको यहाँ पे माइनस करने होंगे अंडर द रिस्पेक्टिव हेड ऑफ डिडक्शन। जब आप माइनस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, टोटल इनकम। सो ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम से चले गए डिडक्शंस, और डिडक्शंस के बाद अपने पास क्या आ गया, टोटल इनकम। टोटल इनकम पर क्या होगा, अब कैलकुलेट होगी इनकम टैक्स लायबिलिटी। और इनकम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए, टैक्स रेट। टैक्स रेट के लिए हमें किसको रेफर करना होगा, स्लैब को। तो इनकम टैक्स रेट कैलकुलेट करने के लिए आपको रेफर करना होगा स्लैब को। स्लैब के अकॉर्डिंग आपकी इनकम जितनी भी आई, कौन सी इनकम, टोटल इनकम, जो डिडक्शंस माइनस करने के बाद आई है, उसको आपको स्लैब रेट से मैच कराना होगा। और जो रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल होगा वो रेट वहां से उठा करके अपनी इनकम टैक्स लायबिलिटी अलोंग विथ सेस एंड सरचार्ज, एजुकेशन सेस एंड सरचार्ज कैलकुलेट करनी होगी। अब हमें माइनस करना होगा, सपोज आपकी आ गई 1000 रुपए की इनकम टैक्स लायबिलिटी, तो हम 1000 रुपए पे कर दें, नहीं। जो हमने अभी अभी कॉन्सेप्ट समझे कि हमारा TDS कहीं डिडक्ट हुआ होगा, TDS, TCS या एडवांस टैक्स, मैंने 1000 रुपये लिए तो उस हिसाब से बननी नहीं चाहिए एडवांस टैक्स। अदरवाइज अगर आपके ऊपर एडवांस टैक्स की प्रोविजन एप्लीकेबल है और आपने जमा करवाया है तो वो भी, तो इन सारे टैक्स जो आपके ऑलरेडी पे हो गए हैं गवर्नमेंट को, उन्हें आप कर देंगे माइनस। वेरी रेशनल, बिकॉज ये तो वो टैक्स है जो ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास पहुंच गया है। अब जो टैक्स लायबिलिटी आपकी नेट में बचेगी उसको आपको पे ऑफ कराना होगा अलोंग विथ इंटरेस्ट, अगर वो एप्लीकेबल है आप पर। अब जो हमने दो कॉन्सेप्ट्स 3 पढ़ लिए, TDS, TCS और एडवांस टैक्स, वहां से दिस इज द टैक्स जो गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी आपके बिहाफ पे डिपॉजिट हो चुका है, तो उसको आपको करना होगा एडजस्ट, ताकि आपकी नेट टैक्स लायबिलिटी आ जाए, जिसको असेसी को खुद को जमा करवाना है। और वो क्रेडिट मैंने आपको पहले ही बताया था, आप कहाँ से चेक कर सकते हैं, अपने 26 AS या AIS एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम, आप यहाँ से रिकंसाइल करके देख सकते हैं। अगर उसमें आपको ऐसा लगता है कि हमारा टैक्स डिडक्ट हुआ था बट जमा नहीं हुआ है, या जमा हुआ है बट टाइम पर रिटर्न नहीं फाइल हुआ है, तो जिसने भी वो डिडक्ट किया था या कलेक्ट किया था आप उनसे बात कर सकते हैं। एज वेल एज आप रिकंसाइल करके ये चेक कर लेते हैं, अगर आप सेटिस्फाई हैं कि प्रॉपर टैक्स क्रेडिट दिख रहा है, जिसको हम बोलते हैं कि असेसी को क्रेडिट मिल जाएगा, तो वो ये होता है कि अब आप अपनी इनकम टैक्स लायबिलिटी से ये क्रेडिट माइनस करके अपनी जो नेट लायबिलिटी है वो पे ऑफ कर देंगे अलोंग विद द इंटरेस्ट ऑफ 234B और C, अगर वो एप्लीकेबल है। मतलब अगर आपने एडवांस टैक्स में डिले किया है तो ये इंटरेस्ट एप्लीकेबल होंगे और तब आपको वो पे करना होगा। सो दिस इज द इनकम एंड द इनकम टैक्स लायबिलिटी जो आपने खुद से असेस की है, असेसी ने खुद सेल्फ असेस की है, देयरफॉर वी कॉल इट एज सेल्फ असेसमेंट। अब आपको फाइल करना होगा अपना इनकम टैक्स रिटर्न।
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक सही इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म चूज़ करें। इनकम टैक्स फॉर्म इस तरीके से विथ डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स आते हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि आपका जो अच्छा लगे जो मन करे वाला फॉर्म हमने चूज़ कर लिया। आप जिस कैटेगरी में फॉल करते हैं या जो स्पेसिफाइड क्राइटेरिया है उस अकॉर्डिंग आपको चूज़ करना होगा अपना इनकम टैक्स फॉर्म। कैसे होता है, अगर आप एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है और आपकी इनकम 50 लाख तक है, जिसमें पीजीबीपी और कैपिटल गेन यानी बिजनेस की इनकम और कैपिटल गेन की इनकम नहीं है, तो आप ITR 1 चूज कर सकते हैं। आप इंडिविजुअल हैं, 50 लाख से ऊपर की इनकम है, सारे सोर्सेज से है, बट आपका पीजीबीपी में से इनकम नहीं है, तो आप ITR 2 चूज कर सकते हैं। अगर आप इंडिविजुअल हैं, इवन HUF हैं, आपने प्रिजम्पटिव बेसिस की इनकम भी चूज़ की हुई है और 50 लाख तक का इनकम है, तो आप ITR 4 चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हो, इंक्लूडिंग इफ़ यू आर अ पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म, तो आप ITR 3 चूज़ कर सकते हैं। देन कम्स योर AOP फर्म्स, इन सब के लिए ITR 5 होता है एंड कॉर्पोरेट टैक्स पेयर्स के लिए होता है ITR 6। इसके बाद ITR 7 थोड़ा सा अलग और स्पेशल कैटेगरी को कवर करता है, विच इंक्लूड्स योर रिलीजियस और चैरिटेबल ट्रस्ट, पॉलिटिकल पार्टीज। तो इस तरीके से आप जिस भी कैटेगरी में फॉल करते हैं, जो भी आपका इनकम का स्लैब है, जो भी आपका सोर्स ऑफ इनकम है, उस अकॉर्डिंग आपको इनकम टैक्स फॉर्म चूज करना होगा। क्यों? क्योंकि ये फॉर्म भी उसी तरीके से डिजाइंड है। इनमें फ़र्क क्या होता है, जैसे ऊपर वाले में अगर पीजीबीपी की इनकम कवर नहीं है, कैपिटल गेन की इनकम कवर नहीं है, तो वो शेड्यूल आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त मिलेंगे ही नहीं। या फिर यहाँ पे जैसे मैंने बोला प्रिजम्पटिव इनकम कवर होती है, तो प्रिजम्पटिव इनकम को फाइल करने के लिए या दिखाने के लिए उस टाइप से सेगमेंट बनाए गए हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप इन फॉर्म्स को वाइजली चूज़ करें। अब हम समझते हैं फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। अब क्या क्या हो गया, आपका TDS कटा, TCS कलेक्ट हुआ, आपने एडवांस टैक्स जमा कर लिया, एडवांस टैक्स के बाद आपने सेल्फ असेसमेंट भी कर लिया। सेल्फ असेसमेंट में आपने अपनी इनकम टैक्स लायबिलिटी देख ली, अपना फॉर्म चूज कर लिया कि इस फॉर्म में आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। अब बारी आएगी फाइलिंग की। अब आप पूरे तैयार हैं कि हमें रिटर्न फाइल करना है, तो रिटर्न यहाँ पे जो मैंने सेक्शंस दे रखे हैं, असेसमेंट ईयर मैंने देख लिया, आपने फिर से समझा दिया है, बट मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ कि क्या होता है ईयर विच इज नेक्स्ट टू द फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पे जो सेक्शंस मेंशन्ड हैं, अगर आप उसे कॉमन लैंग्वेज में या कॉमन रूटीन लाइफ में याद नहीं भी रख पाएँ तो भी चल जाएगा, बट आपको कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। इसलिए मुझे आदत है, इसलिए मैं सेक्शंस के साथ रेफर करूंगी, बट यू कैन ऑल्सो गो विदाउट दिस सेक्शन बट विद द कॉन्सेप्ट, और यही मेरा पर्पस है। तो सेक्शन 139(1) का रिटर्न मतलब ये वो रिटर्न है जो आप ड्यू डेट पर फाइल करते हैं। जब असेसी अपना इनकम टैक्स रिटर्न ड्यू डेट जो गवर्नमेंट ने दी है, जो इनकम टैक्स लॉ में मेंशन्ड है, उस डेट तक फाइल कर देता है ऑन और बिफोर द ड्यू डेट, then it will be called as income tax return filed under section 139(1). कौन सी होती है ड्यू डेट? बहुत कॉमनली हमें पता है कि अगर आप कॉर्पोरेट टैक्स पेयर नहीं है और वो टैक्स पेयर नहीं है जिसका टैक्स ऑडिट होना है, तो 31 जुलाई। अगर आपका टैक्स ऑडिट होना है तो 30 सितंबर तक आपको अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करनी होती है, और 31 अक्टूबर तक अगर आप कॉर्पोरेट टैक्स पेयर हैं प्लस वो टैक्स पेयर हैं जिनका टैक्स ऑडिट होना था, तो आपको 31 अक्टूबर तक अपना रिटर्न फाइल करना है। इसके अलावा अगर आप वो टैक्स पेयर हैं जिस पर ट्रांसफ़र प्राइसिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं, तो 30 नवंबर तक आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। ये मैंने कॉमनली यूज्ड जो डेट्स हैं वो बता दी हैं, बट इसके अलावा भी और डेट्स हैं जो इनकम टैक्स एक्ट में मेंशन्ड है, वो आप रेफ़र कर सकते हैं अगर आप इन कैटेगरी से बाहर जा रहे हैं जो मैंने मेंशन किया, या आप स्पेसिफाइड प्रोविजंस आप पर एप्लीकेबल है। तो अगर आपने ड्यू डेट पर रिटर्न फाइल कर लिया तो हम क्या बोलेंगे, रिटर्न फाइल अंडर सेक्शन 139(1). आपसे वॉलंटरीली, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली ड्यू डेट मिस हो गई, किसी भी रीज़न से अब आपके से हो गई मिस, तो क्या आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते? क्या कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है? है। अब आप फाइल कर सकते हैं रिटर्न अंडर सेक्शन 139(4) विच इज बिलेटेड रिटर्न। एज द नेम सजेस्ट, ये वो रिटर्न है जो लेट जा रही है अपनी ड्यू डेट से। ड्यू डेट पर फाइल कर लेते तो हम बोल देते 139
वाला रिटर्न है, बट ड्यू डेट के बाद जा रहा है तो दिस विल बी योर बिलेटेड रिटर्न। एंड बिलेटेड रिटर्न है तो डेफिनेटली अगर एसएससी को ऐसे बोल दिया जाएगा या अपॉर्चुनिटी दे दी जाएगी कि आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं, तो कोई ड्यू डेट का मतलब ही नहीं रह जाएगा। देयरफॉर अगर आप बिलेटेड रिटर्न फाइल करते हैं तो उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं, जैसे कि आप अपने लॉसेस, जो बिजनेस लॉसेस होते हैं, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे, प्लस आपको बिलेटेड रिटर्न फाइल करना होगा अलोंग विद द लेट फी। अब आपने रिटर्न तो टाइम पर फाइल कर दिया था, बट देन यू रियलाइज कि उसमें हो गई है एक मिस्टेक, वो मिस्टेक जिसको आप सही करना चाहते हैं, तो क्या आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है कि आप अपना रिटर्न जो है वो सही कर पाएं किसी तरीके से? अपॉर्चुनिटी है। किस तरीके से? रिटर्न फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(5), जिसको हम बोलते हैं रिवाइज्ड रिटर्न, जो कि नेम ही बता रहा है कि आप अपने रिटर्न को कर सकते हैं रिवाइज, उसे सही कर सकते हैं फॉर मेकिंग इट करेक्ट, एंड उसमें आप जो भी करेक्शंस आपको लगता है वो बना सकते हैं या डाल सकते हैं रिलेटेड टू योर इनकम, एक्सपेंस और डिडक्शन। जिस तरीके का आपको उसमें करेक्शन करना है तो आप वो कर सकते हैं थ्रू योर रिवाइज्ड रिटर्न अंडर सेक्शन 139(5). अब इसमें टाइम लिमिट तो ऑब्वियसली मेंशन करना जरूरी है। 139(4) एंड 139(5) दोनों की ही टाइम लिमिट सेम है, बट उसे लिखने का तरीका अलग अलग है। सो 139(4), 139(5) दोनों को ही फाइल करने की जो लास्ट डेट है वो है सेम, यानी 31 दिसंबर, बट लिखने का तरीका थोड़ा सा है डिफरेंट। वो किस तरीके से है? 139(4) बिलेटेड रिटर्न अगर आपको फाइल करना है तो कब तक करना होगा? बिफोर द 3 months प्रायर टू द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। मतलब अगर हमने जो फाइनेंशियल ईयर लिया था 22-23, उसका असेसमेंट ईयर हो रहा है 23-24, तो 31 मार्च 2024 ये होगा हमारा एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। इसके कंप्लीशन से 3 महीने पहले, यानी मार्च से 3 महीना पहले, मार्च, फरवरी, जनवरी, 31 दिसंबर आखिरी तारीख है फॉर फाइलिंग योर बिलेटेड रिटर्न। सो यहाँ पे किस तरीके से लिखा गया है? बिफोर द 3 months प्रायर टू द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। 31 मार्च 2024 को आपका रिलेवेंट असेसमेंट ईयर खत्म हो रहा है, तो उससे 3 महीने पहले यानी 31 दिसंबर 2023 तक आप अपना बिलेटेड रिटर्न अलॉन्ग विद द लेट फाइलिंग फीस फाइल कर सकते हैं। और इसके बाद बारी आती है रिवाइज्ड रिटर्न की। तो रिवाइज्ड रिटर्न आप कब तक फाइल कर सकते हैं? वो भी 31 दिसंबर 2023 तक आप फाइल कर सकते हैं। क्या हम बिलेटेड रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता कि बिलेटेड रिटर्न में आपसे कोई गलती हो जाए, हो सकती है, एंड ये एरर्स रिवाइज रिटर्न के थ्रू सही की जा सकती है। तो मतलब क्या हुआ? चाहे आपका ओरिजिनल रिटर्न हो 139(1) का या फिर आपका बिलेटेड रिटर्न हो 139(4) का, दोनों ही केस में रिवीजन इज पॉसिबल। आप एक रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक फाइल कर दिया रिवाइज रिटर्न, अब आपको रियलाइज हुआ मैं तो दूसरे हेड में भी एक गलती हो गई है, तो अब मैं क्या करूं? तो यस, आप x नंबर ऑफ टाइम्स बट अप टू द रिस्पेक्टिव डेट, दैट इज 31 दिसंबर, जितनी बार चाहें अपने इनकम टैक्स रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं और रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं, इंक्लूडिंग आप अपना बिलेटेड रिटर्न भी रिवाइज कर सकते हैं। अब ये 3 तो हो गए। इसके बाद एक नया सा सेक्शन इंसर्ट किया गया है विच इज सेक्शन 139(8)(a). ये रिसेंटली एडिट सेक्शन है और ये एसएससी को अपॉर्चुनिटी देता है टू फाइल द अपडेटेड रिटर्न। अपडेटेड रिटर्न क्या होगा? अपडेटेड रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं अप टू 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। तो मतलब आप देखिए कितना टाइम है। आपके पास फाइनेंशियल ईयर था 22-23, जिसका रिलेवेंट असेसमेंट ईयर हो गया 23-24। इसके एंड से 2 साल, यानी 23-24 के अलावा 2 साल 24-25 एंड 25-26, 31 मार्च 2026 तक आप अपना फाइल कर सकते हैं अपडेटेड रिटर्न। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपने रिटर्न फाइल ही नहीं किया या फिर किया पर उसमें हो गई है कोई गलती, या फिर आपसे बिलेटेड रिटर्न भी फाइल करना रह गया, तो 31 मार्च 2026 तक आप अपना फाइल कर सकते हैं अपडेटेड रिटर्न। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपने रिटर्न फाइल ही नहीं किया या फिर किया पर उसमें हो गई है कोई गलती, या फिर आपसे बिलेटेड रिटर्न भी फाइल करना रह गया,
तो आप क्या कर सकते हैं, अपना अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और किस सेक्शन में, अंडर सेक्शन 139(8)(a। टाइम लिमिट क्या दी गई, 2 साल फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। अब कुछ असेसीज को जिनका इंटेंशन है एवेजन का, उन्हें यहाँ पे मौका दिखने लग गया। किस तरीके से, बिलेटेड रिटर्न का टाइम है 31 दिसंबर, रिवाइज भी आप 31 दिसंबर तक कर सकते हैं। तो क्यों करना है, जब यहाँ पे लेट फीस लगी रही है तो यहाँ पर भी क्यों फाइल करें, और 2 साल का टाइम ले लो आप, इकट्ठा यहीं पे 139(8)(a) में फाइल करते हैं। ये बात लॉ मेकर्स को भी पता थी, इसलिए यहाँ पर लगती है हैवी पेनल्टी। और वो पेनल्टी क्या है, अगर आप 1 साल के अंदर अंदर फाइल कर रहे हैं तो 25% ऑफ द टैक्स लायबिलिटी एज पेनल्टी देना होगा। एंड अगर आप 2 साल के अंदर अंदर फाइल कर रहे हैं, यानी 1 साल बाद फाइल कर रहे हैं, तो 50% ऑफ द टैक्स लायबिलिटी आपको देना होगा अपडेटेड रिटर्न के साथ। प्लस अपडेटेड रिटर्न आप हर एक चीज़ के लिए नहीं फाइल कर सकते हैं। जब आपको रिवाइज करना था रिटर्न, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी थी कि आप कोई गलती को सही कर सकते हैं, इंक्लूडिंग योर डिडक्शंस। जब आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करेंगे तो अपडेटेड रिटर्न का इम्पैक्ट आपकी इनकम को कम करना या एक्सपेंसेस को, डिडक्शंस को बढ़ाना नहीं हो सकता। अपडेटेड रिटर्न आप तभी फाइल कर सकते हैं ईदर इट डज नॉट गिव एनी इम्पैक्ट टू द रिटर्न विच हैज बीन फाइल्ड, जो कोई ऐसी एरर हो गई थी जो क्लरिकल है या ऑब्वियस है जिसे सही करना चाहिए, कुछ नेम एड्रेस इस टाइप की गलती हो गई है, या फिर इम्पैक्ट इस तरीके का है कि आपकी इनकम और इनकम टैक्स लायबिलिटी बढ़ेगी, तो आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अदरवाइज अपडेटेड रिटर्न बहुत सारे केसेस में रिस्ट्रिक्टेड है टू फाइल। देयरफॉर आपको अगर कुछ करेक्शन, डिडक्शंस या इनकम रिडक्शन से रिलेटेड करना है तो वो आप रिवाइज रिटर्न के थ्रू कर पाएंगे। बट अगर आपको अपडेटेड रिटर्न फाइल करना है तो जैसा मैंने आपको इम्पैक्ट समझाया कि इनकम कम करने का इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। अब आपने देख लिया कि हमारा TDS डिडक्ट हुआ, TCS कलेक्ट हुआ, एडवांस टैक्स हुआ, हमने सेल्फ असेसमेंट किया, इनकम टैक्स रिटर्न का सही से फॉर्म चूज़ किया, अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया, उसमें इनकम टैक्स जो रेट स्लैब का था उसको चेक किया, और अपना जो भी क्रेडिट वगैरह एडजस्ट करना था वो सब एडजस्ट करके अपनी इनकम टैक्स लायबिलिटी पे ऑफ करके अपना रिटर्न फाइल कर दिया। जब और हम ये मान लेते हैं कि मुझे देखने वाले यहाँ पे लोग जो हैं वो एक अच्छे असेसी हैं, उन्होंने अपना इनकम टैक्स रिटर्न सेक्शन 139(1) यानी ड्यू डेट से पहले या ड्यू डेट पर फाइल कर दिया है। अब क्या होगा, आपकी तरफ से तो रिटर्न चला गया, अब बारी आएगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो आपने रिटर्न फाइल किया है उसकी होगी सबसे पहले प्रोसेसिंग, एंड वो होगी टेक्निकल प्रोसेसिंग बाय CPC बेंगलोर। तो सबसे पहले जो भी असेसी रिटर्न फाइल करता है वो रिटर्न सबसे पहले प्रोसेस होगा CPC बेंगलोर के थ्रू, टेक्निकली मतलब इलेक्ट्रॉनिकली वो प्रोसेसिंग होगी, एंड उसके बाद जनरेट होगा 143(1) का इंटीमेशन। ये इंटीमेशन प्रोसेसिंग के बाद CPC बेंगलोर के बाद हर एक असेसी को रिसीव होता ही है। इसमें 3 चीज़ें होंगी सिंपल सी, या तो जो टैक्स रिटर्न आपने फाइल किया है, असेसी ने फाइल किया है, उसे एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिकली चेक हो रहा है। तो क्या क्या चेक होगा कि कहीं कोई क्लरिकल एरर तो नहीं है, अरिथमेटिकल एरर तो नहीं है, कहीं नेम एड्रेस या फिर जो डिफरेंट सोर्सेस है, एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम AIS के थ्रू जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई है इलेक्ट्रॉनिकली, उससे जो आपने इनकम क्लेम की है वो सब मैच हो रहा है, जो आपने टैक्स का क्रेडिट ले लिया है वो सब मैच हो रहा है। इन सारी एरर्स को या इन सारे पॉइंट्स को चेक करने के बाद अगर आपके ये सारे पॉइंट्स सही हैं, आपने ठीक तरीके से अपना सेल्फ असेसमेंट किया है, तो एज इट इज़ आपकी इनकम और आपकी टैक्स लायबिलिटी को एक्सेप्ट करके आपके पास 143(1) का इंटीमेशन आ जाएगा दैट योर रिटर्न हैज़ बीन सक्सेसफुली प्रोसेस्ड। अगर उसमें रिफंड है, आपने भी रिफंड क्लेम किया था, तो आ जाएगा योर इनकम टैक्स रिटर्न हैज़ बीन प्रोसेस्ड विद द रिफंड। अब आपको ये मैच करना होगा कि क्या ये रिफंड उतना ही है जितना आपने क्लेम किया था वाइल फाइलिंग योर रिटर्न। इफ इट इज यस, सेम विथ योर इनकम टैक्स लायबिलिटी विच यू हैव कैलकुलेटेड, तो आप उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, और अदरवाइज यू कैन कम्युनिकेट टू द IT डिपार्टमेंट इलेक्ट्रॉनिकली। इसके अलावा जो थर्ड तरीका है या जो तीसरा हो सकता है 143(1) का इंटीमेशन, वो क्या होगा, अ नोटिस ऑफ डिमांड।
दैट इज योर रिटर्न हैज़ बीन प्रोसेस्ड विद द डिमांड। ये कैसा होगा, अगर ये आता है किसी एसएससी को तो इसमें मेंशन होता है कि इसमें एक तरीके पे दिखाई होती है एसएससी की इनकम जो आपने सेल्फ असेसमेंट किया था, एंड सेकंड कॉलम में दिखाया हुआ होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू या जो सीपीसी ने अपनी इनकम, आपकी इनकम कैलकुलेट की थी वो। उन दोनों में जो डिफरेंस होता है वो शो किया जाता है और उस अकॉर्डिंग क्या एडिशनल टैक्स लायबिलिटी बन रही है वैसे डिमांड नोटिस जनरेट होता है अंडर सेक्शन 143(1) अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट जो एप्लीकेबल है। 143(1) का इंटीमेशन आपको ध्यान रखना है, दैट इज एन इंटीमेशन विथ डीम्ड डिमांड नोटिस। मतलब अगर आपके पास 143(1) के इंटीमेशन में ये आया है कि आपके पास डिमांड रेज हो रही है तो दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप डिमांड को एक्सेप्ट कर लीजिए एंड अपनी डिमांड पे ऑफ कर दीजिए। ये कैसे होगा, आप अपने इनकम टैक्स पोर्टल पर जाएंगे, वहाँ पर डिमांड पे ऑफ करेंगे और ये मैटर आगे सॉर्ट हो जाएगा। अगर आप उससे अग्री नहीं करते हैं तो देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी जहाँ पे जा करके आप रीजंस और रिप्लाई मेंशन करके आगे सबमिट कर सकते हैं एंड फिर वो रीप्रोसेसिंग होगी। यहाँ पे मैंने 154 का रेक्टिफिकेशन ऑफ रिटर्न और मेंशन किया हुआ है। अगर कई बार कोई क्लरिकल एरर है या अरिथमेटिक एरर है या फिर अपेरेंट मिस्टेक है। अपेरेंट मिस्टेक क्या होती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपेरेंट मिस्टेक उसको मानता है जिस पर दो व्यूज पॉसिबल नहीं है। याद रखिएगा मेरी बात, जिस पर दो व्यूज पॉसिबल नहीं है। अगर 1 + 1 2 है तो आपके लिए भी 2 है और बाकी सबके लिए भी 2 है। अगर ऐसी कोई मिस्टेक है या फिर कुछ ऐसा है जो करेक्ट किया जा सकता है, अपेरेंट मिस्टेक्स हैं, एरर्स हैं, आपके एड्रेस में गलती हो गई है, नंबर में, अकाउंट सिलेक्शन में, या कोई कॉलम था जिसको आपने सिलेक्ट नहीं किया बट आपको कर लेना चाहिए था, ऐसी कोई एरर है तो दो तरीके होते हैं, या तो वो खुद करेक्ट कर देंगे और अगर नहीं किया है तो आप 154 का रेक्टिफिकेशन फाइल करके अपने रिटर्न को करेक्ट कर सकते हैं आफ्टर रिसीविंग योर 143(1) का इंटीमेशन। ध्यान रखिएगा 154 का रेक्टिफिकेशन तभी फाइल हो सकता है जब आपको 143(1) का इंटीमेशन रिसीव हो गया है। तो क्या क्या होगा, इंटीमेशन रिसीव हो गया, कोई डिमांड नहीं है, एक्सेप्ट हो, हमने एक्सेप्ट कर लिया, आपको कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। रिफंड है तो हम चेक करेंगे कि सही है। डिमांड है तो या तो आप अग्री कर रहे हैं कि डिमांड सही है, पे ऑफ कर दीजिए, नहीं कर रहे हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप जा कर के पोर्टल पे अपना रिप्लाई सबमिट करें और अगर उससे सेटिस्फाई हो रही है चीज़ें, आगे ठीक है वो रिप्लाई, तो वो रीप्रोसेसिंग होगा और 143(1) का वापस से आपके पास इंटीमेशन आएगा। पर अगर उसमें कोई अपेरेंट मिस्टेक या एरर है, वो कौन सी होती है, जिस पर दो व्यूज पॉसिबल नहीं है, तो आप 154 का रेक्टिफिकेशन फाइल करके अपने रिटर्न को करेक्ट कर सकते हैं। अब बारी आती है टैक्स असेसमेंट की। ये वो टॉपिक है जिसको सब समझना भी चाहते हैं और अगर आप फेस करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास इसकी हो प्रॉपर नॉलेज और अवेयरनेस। यहाँ मैंने जो सबसे पहले सेक्शन मेंशन किया है, सेक्शन 142(1), वो क्या सेक्शन है, ये वो सेक्शन है जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ यानी एओ को ये पावर देता है कि अगर उन्हें एसएससी से कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, अकाउंट्स चाहिए, एविडेंस चाहिए, तो वो 142(1) का नोटिस सर्व करके एसएससी को ये बोल सकते हैं कि आप अपना एविडेंस, अकाउंट्स, इंफॉर्मेशन सबमिट कर दीजिए। ठीक है, 142(1) का अगर नोटिस आपको सर्व हुआ है तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो इन्फॉर्मेशन उसमें मांगी गई है उसे आप सबमिट कर दें कितने टाइम तक, जो उस नोटिस में मेंशन्ड है। 142(1) का नोटिस अगर एसएससी के पास आ रहा है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई असेसमेंट नहीं चालू हो रहा है, सिंपल एक इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी गई है। अगर आपने वो इन्फॉर्मेशन टाइम पर सबमिट कर दी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेटिस्फाई है कि ये इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर आपका जो रिटर्न फाइल्ड है, जो इनकम आपने दिखाई है वो सही है, तो कुछ नहीं होगा, केस वहीं ड्रॉप हो जाएगा, आगे कुछ भी नहीं होना है। तो 142(1) के नोटिस से घबराना नहीं है, उसे कंप्लाई करना है, जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई है वो देना है और अगर नहीं दी तो ज़रूर बहुत कुछ हो जाएगा, पेनल्टी लग जाएगी 10,000 रुपये की फाइन, प्लस अगर जेल हो गई तो 1 साल तक की जेल भी हो सकती है। तो ऐसा नहीं करना है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेट करना है, जो इन्फॉर्मेशन मांगी है
वो देना है और घबराना नहीं है, सिर्फ इंफॉर्मेशन एविडेंस के लिए और क्लैरिफिकेशन के लिए मांगी जा रही है। सबसे पहले आता है 143(3) का असेसमेंट। इसे हम रेगुलर असेसमेंट और स्क्रूटनी असेसमेंट भी कहते हैं। जब भी आईटी डिपार्टमेंट के थ्रू किसी असेसी का असेसमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है, अभी तक आपने किया था सेल्फ असेसमेंट, खुद हम अपनी इनकम कैलकुलेट कर रहे थे, तो दैट वाज सेल्फ असेसमेंट। बेंगलोर सीपीसी के थ्रू हमारा रिटर्न प्रोसेस हो गया तो हमें मिला 143(1) का इंटीमेशन, वो सारी बात वहाँ हो गई। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुछ केसेस पिक करते हैं फॉर फर्दर असेसमेंट, जिसमें क्या हो रहा है, एओ आपका असेसमेंट कर रहा है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप आईटी डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेट करें। अगर आपने सही से अपने इनकम टैक्स रिटर्न में अपनी इनकम दिखाई हुई है तो एओ भी सेटिस्फाई होकर के वहीं केस ड्रॉप कर देंगे और अदरवाइज कोई इनकम टैक्स लायबिलिटी एटलीस्ट एडिशनल नहीं निकलेगी। स्क्रूटनी और रेगुलर असेसमेंट का मतलब यही है, आपकी जो इनकम आपने असेस की थी अब वो एओ एक बार असेस करके देख रहे हैं कि क्या वो इनकम सही है। अब जब भी आपका स्क्रूटनी असेसमेंट या रेगुलर असेसमेंट होगा तो ऐसा नहीं होगा कि डिपार्टमेंट ने बोला चलो आओ असेसमेंट करते हैं। सबसे पहले 143(2) का नोटिस आएगा आपके पास, जिसमें ये मेंशन होगा कि आपका केस सिलेक्ट हुआ है फॉर रेगुलर असेसमेंट। उसमें आपसे मांगे जाएंगे कुछ डॉक्यूमेंट्स, आप उन्हें सबमिट कीजिए जिसमें अकाउंट्स, इंफॉर्मेशन और एविडेंस हो सकती है। एक बार असेसी उन डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन को आईटी डिपार्टमेंट के पास सबमिट कर देते हैं तो उसके बेसिस पे असेसमेंट चालू हो जाती है। हम असेसमेंट किसको कहते हैं, एओ कैलकुलेट कर रहे हैं आपकी इनकम और आपकी इनकम टैक्स लायबिलिटी। 143(3) में असेसमेंट में या स्क्रूटनी असेसमेंट में क्या होगा, असेसमेंट में एओ अब आपकी इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं आपकी इनकम टैक्स लायबिलिटी को। तो 143(2) के नोटिस में जो डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन उन्होंने मांगी आपने सबमिट कर दी, एओ ने चेक किया, उनको लग रहा है कि और इन्फॉर्मेशन, कुछ और अकाउंट्स या और एविडेंस चाहिए, तो 142(1) का नोटिस आपके पास आएगा जिसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से एओ आपसे कुछ और इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। उसमें जो टाइम लिमिट मेंशन्ड है उतने में असेसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डॉक्यूमेंट्स, वो एविडेंस उन्हें सबमिट कर दें। अगर एओ को ऐसा लगता है कि इस पर्टिकुलर केस में किसी असेट के वैल्यूएशन के लिए वैल्यूएशन ऑफिसर को केस रेफर होना चाहिए तो केस वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर किया जाएगा। उस पर ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं और अगर एओ इस ओपिनियन में है कि टीपीओ को केस रेफर होना चाहिए तो ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को केस रेफर होगा। और अगर केस कुछ ऐसा है जिसमें कोई ऐसी इनकम है कि एओ ऑडिट से सेटिस्फाई नहीं है तो एओ ये भी ओपिनियन ले सकते हैं कि उस असेसी का हो स्पेशल ऑडिट। इन सारी प्रोसेस के थ्रू ये सब ऑप्शनल है एंड डिस्क्रिशन ऑफ एओ है। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि इन सब की ज़रूरत है तो उस अकॉर्डिंग केस आगे बढ़ेगा एंड उसके बाद जब सारा कोऑपरेशन आपके साइड से यानी असेसी के साइड से हो जाएगा, ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा एंड इफ एओ सेटिस्फाइड विद द असेसमेंट कि अब असेसमेंट ऑर्डर पास किया जाता है तो 143(3) का असेसमेंट ऑर्डर आपके पास आएगा। 143(3) का जो असेसमेंट ऑर्डर है वो ऑर्डर आपको बताएगा कि फाइनली असेसमेंट में ये हुआ। पर असेसी को अगर उसमें डिमांड निकलती है तो वो डिमांड तभी पे करनी है जब आपके पास आएगा डिमांड नोटिस या डिमांड नोटिस अंडर सेक्शन 156। तब तक असेसी को कोई डिमांड पे नहीं करनी है जब तक उनके पास 156 का डिमांड नोटिस नहीं रिसीव होता है। सो देयर इज अ सेपरेट डिमांड नोटिस अपार्ट फ्रॉम योर असेसमेंट ऑर्डर। अब असेसमेंट होने की टाइम लिमिट क्या है, सो दैट इज 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच यू हैव फाइल्ड योर रिटर्न। सो अगर हम नॉर्मली मान लेते हैं आपने टाइम पर रिटर्न फाइल किया है, रिटर्न रिवाइज बिलेटेड वटेवर, तो 31 दिसंबर तक आप रिटर्न फाइल कर ही देंगे कैसा भी। एंड 31 दिसंबर के बाद उस फाइनेंशियल ईयर के एंड से 3 मंथ यानी आगे एओ के पास 6 महीने हैं अपना 143(3) असेसमेंट करने के लिए। 9 months के अंदर अंदर अगर इसमें कुछ फर्दर एक्सटेंशन किसी कारण से नहीं हो रहा है तो 143(3) का असेसमेंट कंप्लीट हो जाता है। अब ऐसा हो गया कि असेसी ने अपना रिटर्न ही नहीं फाइल किया। 143(3) जो असेसमेंट होता है वो तो उसके बेसिस पे होता है कि असेसी ने रिटर्न फाइल किया और केस पिक किया गया है असेसमेंट के लिए। असेसी हमारे ऐसे निकले कि उन्होंने रिटर्न ही नहीं फाइल किया या फिर
उन्हें 142(1) का नोटिस सर्व किया गया था, कोई इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी, उन्होंने नहीं दी, या फिर होना था उनका 143(3) यानी रेगुलर असेसमेंट, और जब 143(2) का नोटिस सर्व करके उनसे कहा गया कि डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिए, उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया, उन सारे केसेस में हो जाएगा एसएससी का बेस्ट जजमेंट असेसमेंट 144, जिसे हम एक्स पार्टी असेसमेंट भी कहते हैं। एज द नेम सजेस्ट, इसमें एक ही पार्टी इन्वॉल्व होकर असेसमेंट कंप्लीट कर रही है, विच इज़ एओ असेसिंग ऑफिसर। क्यों? क्योंकि एसएससी ने कोऑपरेट ही नहीं किया। बेस्ट जजमेंट कैसे होता है? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, एसएससी की इनकम 1 करोड़? जी नहीं। बेस्ट जजमेंट में रीजनेबल बेसिस पर और जो एविडेंस और इंफॉर्मेशन एसएससी की एओ के पास अवेलेबल है, उसके बेसिस पे एक बेस्ट जजमेंट ऑर्डर पास किया जाएगा कि एसएससी की जो इनकम टैक्स लायबिलिटी है वो इतनी बनती है, एंड फाइनली एसएससी को डिमांड ऑर्डर सर्व किया जाएगा। इसके बाद आता है इनकम एस्केपिंग असेसमेंट अंडर सेक्शन 147। अगर डिपार्टमेंट को ऐसा लगता है कि आपके पास कोई ऐसी इनकम है जिसको आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से छुपाया है, या कोई ऐसी असेट है जिसे आपने अपने रिटर्न में डिस्क्लोज नहीं किया है, तो होता है इनकम एस्केपिंग असेसमेंट अंडर सेक्शन 147। इसकी टाइम लिमिट क्या है? तो सेक्शन 149 कहता है कि 3 साल या 10 साल फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। 3 साल और 10 साल कब? अगर एसएससी की जो कॉन्स्टेंट इनकम है या जो वैल्यू ऑफ असेट है जिसे उन्होंने छुपाया है या डिस्क्लोज नहीं किया है, दैट इज बिलो 50 लैक्स, तो आप 3 साल तक 147 का असेसमेंट हो सकता है। अदरवाइज 10 साल फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर आपको नोटिस सर्व हो सकता है फॉर असेसमेंट अंडर सेक्शन 147। 147 का इनकम एस्केपिंग असेसमेंट करने के लिए एओ को परमिशन चाहिए होती है फ्रॉम द हायर अथॉरिटीज़, बिकॉज दिस इज़ एन असेसमेंट जहाँ पे एओ को शक है कि आपके पास कोई ऐसी इनकम है जिसे आपने डिस्क्लोज नहीं किया, या कोई ऐसी असेट है जिसे आपने अपने रिटर्न में दिखाया ही नहीं है। 147 का जब इनकम एस्केपिंग असेसमेंट होता है तो इसमें 148A एंड 148 इन दोनों की कंप्लाइंसेस होती है एओ की तरफ से। फॉर्मेलिटी होती है बेसिकली 148A में का नोटिस सर्व करके एक फॉर्मेलिटी होती है एक्चुअली, कि एओ ये कंफर्म करता है एसएससी से कि बताइए हम आपको 148 का नोटिस क्यों ना सर्व करें, और क्यों आपका इनकम एस्केपिंग असेसमेंट अंडर सेक्शन 147 नहीं करें। तो ये फॉर्मेलिटी करनी होती है जहां एसएससी को ये बताया जाता है कि हमें इंफॉर्मेशन है कि आपकी ये पर्टिकुलर इनकम है जिसे आपने डिस्क्लोज नहीं किया है, तो बताइए कि हम क्यों आपका 147 का असेसमेंट नहीं करें। ऑल्दो एओ के पास ये पावर है कि ये 148 वाली जो फॉर्मेलिटी है वो नहीं करें। इन केसेस में अगर एसएससी का पहले ही एक सर्च, जिसे आप नॉर्मल लैंग्वेज में रेट कहते हैं, हो चुकी है, तो एओ को ये फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं है। रेट किसी और की हुई थी पर वहाँ पे इंफॉर्मेशन या असेट मिली है जो एसएससी को बिलोंग करती है, तो 148 के फॉर्मेलिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। या फिर इंफॉर्मेशन आ रही है सीधे इन्वेस्टिगेशन विंग से, तो भी 148 की फॉर्मेलिटी कंप्लाई करना ज़रूरी नहीं है, सीधे एसएससी को 148 का नोटिस सर्व किया जाता है। 148 के नोटिस में ये होता है कि अब हम 147 का असेसमेंट चालू कर रहे हैं, और असेसमेंट ठीक उसी तरीके से होगा कि इंफॉर्मेशन मंगाई जाएगी, चेक किया जाएगा, और ये सारी जो हमने अभी डिस्कस किया। अल्टीमेटली जो 147 का असेसमेंट होता है, इसमें जो नोटिस और ऑर्डर लास्ट में आता है, दैट इज अंडर सेक्शन 143(3) इटसेल्फ। तो इस तरीके से ये हमने तीनों असेसमेंट्स देखे, एंड इसमें क्या होता है कि एओ आपकी इनकम को असेस करते हैं। डिफरेंट केसेस हैं कि किस तरीके से और कौन से सेक्शन में असेसमेंट होगा। ये जो हमने अभी असेसमेंट डिस्कस किया, दैट इज़ एक्चुअली इन पर्सन असेसमेंट, जहाँ पे फिजिकल प्रेजेंस ऑफ एसएससी के थ्रू ये असेसमेंट हो रहे हैं।
ऑल्दो आपने फेसलेस असेसमेंट के बारे में सुना होगा, गवर्नमेंट की ये प्लानिंग है कि जितने भी असेसमेंट्स यहाँ मेंशन्ड हैं ये सारे फेसलेस हो जाएं, इलेक्ट्रॉनिक मोड में हो जाएं। ये अब चालू भी हो चुके हैं बट 100% अभी एप्लीकेबल नहीं है, बट फ्यूचर में हो जाएंगे। इसलिए एक नज़र फेसलेस असेसमेंट पर भी डाल देते हैं। असेसमेंट वैसे ही होगा पर किस तरीके से गवर्नमेंट बॉडी काम करेगी, कौन से इंस्टीट्यूट और यूनिट्स रहेंगे, वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए अब समझते हैं फेसलेस असेसमेंट स्कीम। ये वो स्कीम है जहाँ पे असेसी और एओ दोनों ही फेसलेस तरीके से एक दूसरे से बात कर रहे होंगे, कम्युनिकेशन कर रहे होंगे और असेसमेंट होगा कंप्लीट। किस तरीके से? इलेक्ट्रॉनिक मोड में। मतलब असेसी को नहीं पता कि उनका एओ कौन है, एओ को नहीं पता कि असेसी कैसे दिखते हैं, और तब उनका हो रहा होगा असेसमेंट और इनकम निकलेगी और इनकम टैक्स लायबिलिटी असेस की जाएगी। किस तरीके से होगा? तो यहाँ पे जो अथॉरिटी या हम बोलेंगे जो असेसमेंट यूनिट काम करेगी दैट इज NFAC, नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर। ये सेंटर लोकेटेड है मुंबई में एंड दिस इज द बॉडी विच विल वर्क बिटवीन द असेसी एंड द यूनिट्स। ये यूनिट कौन है? नेफेक बोलूँगी मैं इनको अब, नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर को। नेफेक के हेल्पिंग हैंड्स हैं, नेफेक के हेल्पिंग हैंड्स हैं ये 4 यूनिट्स, AU, VU, TU, RU। असेसमेंट यूनिट, वेरिफिकेशन यूनिट, टेक्निकल यूनिट एंड रिव्यू यूनिट। ये 4 यूनिट्स के थ्रू नेफेक फेसलेस, जहाँ पे असेसी और AO आपस में नहीं मिलेंगे, नहीं देखेंगे, ऐसा असेसमेंट करेगी असेसी का। होगा कैसे? इलेक्ट्रॉनिक मोड में जो भी केस पिक किए जाएंगे फॉर द असेसमेंट, वो नेफेक के थ्रू एक नोटिस सर्व होता है टू द असेसी एंड AU यानी असेसमेंट यूनिट को बताया जाता है कि ये इंफॉर्मेशन है, इनको नोटिस सर्व होने जा रहा है फॉर द असेसमेंट। असेसी को ये भी नहीं पता रहेगा कि किस शहर की या किस लोकेशन की असेसमेंट यूनिट उनकी इनकम का असेसमेंट कर रही है। मतलब ऐसा भी हो सकता है अगर असेसी यूपी में लोकेटेड है तो उनका जो केस है वो किसी बेंगलोर में लोकेटेड AU यानी असेसिंग यूनिट को ट्रांसफ़र किया जाए और दिया जाए। तो इस तरीके से दिस इज़ अ फेसलेस स्कीम। यहाँ पे नेफेक इन दोनों के बीच में काम करेंगे। अब होगा सेम तरीके से, अगर AU को ऐसा लगता है कि कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन, अकाउंट्स, ये सब हमें रिक्वायर्ड है फॉर डूइंग दिस ऑडिट या एविडेंस की रिक्वायरमेंट है, तो जैसे हमने देखा था 142(1) का नोटिस सर्व होता है, ये बताएंगे नेफेक को। नेफेक आगे नोटिस सर्व करेंगे टू द असेसी कि आपसे XYZ इंफॉर्मेशन, एविडेंस या अकाउंट्स चाहिए, और फिर जब असेसी नेफेक को ही देंगे देन नेफेक ट्रांसफ़र कर देंगे टू द AU। इनकम असेस हो रही है। इसमें अगर असेसिंग यूनिट या असेसमेंट यूनिट को ऐसा लगता है कि किसी का पर्टिकुलर वेरिफिकेशन करना ज़रूरी है, वेरिफिकेशन में हेल्प चाहिए, तो वो नेफेक को बताएंगे एंड देन नेफेक वेरिफिकेशन यूनिट को वो केस देंगे कि इसकी पर्टिकुलर इनकम का सोर्स का वेरिफिकेशन करके दीजिए। बाकी सारा काम इलेक्ट्रॉनिक मोड में ही होना है, कहीं पे फिजिकल प्रेजेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। वेरिफिकेशन यूनिट को बट ये राइट है कि वो चाहें तो इलेक्ट्रॉनिक मोड में, प्लस अगर कहीं फिजिकली जा कर के कोई एविडेंस कलेक्ट करना है, कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो दोनों मोड में वेरिफिकेशन यूनिट काम कर सकती है। फर्दर बिकॉज ये पूरा ही टेक्निकल सिस्टम है तो नेफेक हो सकता है कि असेसिंग यूनिट टेक्निकल यूनिट की भी हेल्प ले फॉर डूइंग दिस असेसमेंट। कोई अकाउंट या कोई सिस्टम समझना है, करना है, ऑपरेट करना है, सो दे कैन टेक द हेल्प ऑफ TU टेक्निकल यूनिट, बट अगेन दिस विल बी थ्रू नेफेक। वो नेफेक को बताएंगे एंड नेफेक TU की हेल्प लेकर के जो भी डेटा आता है या इन्फॉर्मेशन आती है वो AU को कम्युनिकेट करेंगे। इस तरीके से जब पूरा असेसमेंट कंप्लीट हो जाएगा, जो जो हमने वहाँ डिस्कस किया सेम फेसलेस तरीके से यहाँ पे भी होता है। तो जब पूरा असेसमेंट कंप्लीट हो जाता है तब असेसमेंट यूनिट बिफोर पासिंग द असेसमेंट ऑर्डर प्रिपेयर करते हैं इनकम और लॉस डिटर्मिनेशन प्रपोजल। इनकम और लॉस डिटर्मिनेशन प्रपोजल आप ऐसा मान लीजिए एक ड्राफ्ट ऑर्डर है या ड्राफ्ट असेसमेंट है जो वो नेफेक को सबमिट करेंगे कि ये हमें लगता है कि इस असेसी का इनकम असेसमेंट ऐसा होना चाहिए।
अगर नेफेक को लगता है कि ये ठीक है, इसमें जो डिमांड निकाली गई है वो ठीक है, तो सेम इसको एयू को कम्युनिकेट किया जाएगा कि इसका असेसमेंट ऑर्डर बना दिया जाए एंड द सेम विल बी देन सबमिटेड टू द असेसी। बट अगर नेफेक को ऐसा लगता है कि इनकम और लॉस डिटर्मिनेशन प्रपोजल जो एयू ने दिया है उसका एक बार रिव्यू और हो जाना चाहिए, तो वो रेफर कर देंगे केस टू द रिव्यू यूनिट। रिव्यू यूनिट अपने पॉइंट्स, अपने डिटर्मिनेशन जो भी उन्होंने निकाला है इनकम और लॉस का, वो सबमिट करेंगे नेफेक को एंड देन नेफेक सबमिट करेंगे टू द असेसमेंट यूनिट को। असेसमेंट यूनिट जो सजेशंस या पॉइंट्स आरयू के थ्रू आए हैं, अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो असेसमेंट ऑर्डर उस अकॉर्डिंग प्रिपेयर करेंगे, नहीं करते हैं तो ये ग्राउंड्स मेंशन करके कि उन्होंने क्यों उसे एक्सेप्ट नहीं किया है, क्या उसके रीजनेबल ग्राउंड्स हैं, अपना असेसमेंट ऑर्डर प्रिपेयर करेंगे एंड देन असेसमेंट ऑर्डर विल बी गिवन टू अ नेफेक एंड नेफेक फिर उसे असेसी को सर्व करेंगे। इस तरीके से ये पूरी फेसलेस स्कीम अभी काम भी कर रही है, बट एज आई मेंशन ये 100% अभी एप्लीकेबल नहीं है। बट फ्यूचर में गवर्नमेंट की प्लानिंग यही है कि पूरा असेसमेंट फेसलेस हो जाएगा, जहाँ पे एसईसी को ये भी नहीं पता होगा कि किस लोकेशन की असेसमेंट यूनिट उनके जो इनकम असेसमेंट है वो कर रही है। इस पूरे केस में अगर एसईसी को कहीं पे ऐसा लग रहा है कि हमें, अगर उन्हें अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी बिफोर पासिंग द असेसमेंट ऑर्डर, एंड जब अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जा रही है एसईसी को और एसईसी को ऐसा लग रहा है कि मुझे खुद प्रेजेंट होकर के एक इंफॉर्मेशन देनी है या मैं वीडियो कॉल के थ्रू कुछ बताऊं या इन्फॉर्मेशन दूं, तो ये अपॉर्चुनिटी एसएससी को दी गई है कि आप वीडियो कॉल के थ्रू बता सकते हैं, कोई एविडेंस प्रेजेंट करना है तो कर सकते हैं। एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड बिफोर पासिंग द ऑर्डर एसएससी के पास है। तो जो प्रोसेस मैंने अभी आपको मेंशन की वो मैंने यहाँ पे एक बार प्रेजेंट भी कर दी है कि केस सिलेक्शन असाइनमेंट इंटीमेशन होगा किस किस को, असेसमेंट यूनिट को और एसईसी को। किसके थ्रू होगा? नेफेक के थ्रू। फिर जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, अकाउंट बुक्स, इंफॉर्मेशन चाहिए वो मंगाई जाएगी एसएससी से एंड देन असेसिंग यूनिट को दी जाएगी। देन जो भी डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं रिसीव हुए इस केस में, तो हमने जो 144 का बेस्ट जजमेंट पढ़ा था उस तरीके से असेसमेंट ऑर्डर पास किया जाएगा और असेसमेंट 144 में चला जाएगा। बट अगर एसईसी कोऑपरेट करता है, डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, तो जैसा मैंने आपको बताया था, अगर वेरिफिकेशन यूनिट, टेक्निकल यूनिट की हेल्प चाहिए असेसिंग यूनिट को, तो वो नेफेक को कम्युनिकेट करेंगे और यहाँ से हेल्प लेंगे। इसके बाद इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है इनकम में, तो इनकम और लॉस डिटर्मिनेशन प्रपोजल बना करके नेफेक को सबमिट किया जाएगा। नेफेक को लगता है कि ये सही है तो उस अकॉर्डिंग ही असेसमेंट ऑर्डर आगे प्रिपेयर होगा। अगर ऐसा लगता है कि एक बार वापस से रिव्यू कराना है तो रिव्यू यूनिट को केस आगे दिया जाएगा। और अगर कोई चेंज है तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी किसको? एसएससी को। यहाँ पे ये क्लियर है। अगर कोई चेंज है ही नहीं तो एसएससी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देकर के कोई फायदा भी नहीं है, आप सीधे इनकम और लॉस डिटर्मिनेशन प्रपोजल बना करके नेफेक को दे दोगे। अगर कोई चेंज है तो इनकम और लॉस डिटर्मिनेशन प्रपोजल बनाने के बाद, बट बिफोर पासिंग द असेसमेंट ऑर्डर, एसएससी को एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी कि हम असेसमेंट ऑर्डर ऐसा बनाने जा रहे हैं। अगर उसमें कोई एसएससी एविडेंस इन्फॉर्मेशन डिजिटली देना चाहता है, एक वर्चुअल मीटिंग के थ्रू देना चाहता है, तो वो अपॉर्चुनिटी भी एसएससी के पास अवेलेबल रहेगी। इस पूरे इनकम और लॉस डिटर्मिनेशन प्रपोजल को अगर नेफेक सही समझती है तो वो रिव्यू यूनिट के थ्रू उन्हें रिव्यू भी करवा सकती है, जो मैंने पहले भी मेंशन किया कि उसके अकॉर्डिंग फिर असेसमेंट यूनिट की ये व्यू रहेगी या डेटा कॉल रहेगी कि अगर उन्हें ये पॉइंट्स कंसिडर करने हैं जो रिव्यू यूनिट ने दिए हैं तो वो कंसिडर करेंगे, और अगर नहीं कर रहे हैं तो वो ग्राउंड्स भी मेंशन करेंगे किसको? नेफेक को। एंड देन उसके अकॉर्डिंग असेसमेंट ऑर्डर पास होगा एंड दैट विल बी सर्व्ड अगेन टू द एसएससी बाय नेफेक। So this was all about the assessment, income determination, income tax liability determination and the sources from your taxes collected, deducted, or if even if you are paying it through the advance tax. I hope ये लेक्चर आपको क्लियर रहेगा। इसमें जो कॉन्सेप्ट्स मैंने मेंशन किए तो कुछ एक्सटेंट तक आपको उसमें क्लैरिटी आई होगी। डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें एक एक सेक्शन और एक एक टॉपिक और ज़्यादा डिटेल में उठाना होगा, सो वो मैं आगे के लेक्चर्स में ट्राई करूँगी कि मैं कवर करूँ। थैंक यू सो मच।
बिजनेस पाठशाला का बिजनेस आइडिया सेगमेंट आपके लिए लेकर आता है शानदार बिजनेस आइडियाज़, जिनकी शुरुआत करके आप बन सकते हैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन। ये बिजनेस आइडियाज़ आपको सक्सेस की ओर बढ़ाते हैं और इसके साथ आप देश व समाज के प्रति अपना योगदान भी दे सकते हैं। आज के सेगमेंट का पहला बिजनेस आइडिया है फ्लोर हीटिंग मैट। ये एक तरह का स्पेशल मैट होता है जिसके ग्लास फाइबर पर इंसुलेटिंग लेयर की कवरेज होती है और हीटिंग केबल इंस्टॉल्ड होते हैं। हीटिंग केबल्स को कॉपर वायर से बनाया जाता है। एक्सटर्नल इंसुलेटिंग लेयर को फ्लूरोपॉलीमर से बनाया जाता है। ये मैट थिन, सेफ और इजी टू यूज़ होते हैं। रूम को वार्म रखने के लिए इसे टाइल या वुडन फ्लोर की अंडर लेयर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अधिकतर इन्हें लिविंग रूम, ऑफिसेज और कोल्ड रीजन्स में इस्तेमाल किया जाता है। वर्तमान समय में काफ़ी लोग इसका यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए इनकी डिमांड भी बढ़ रही है। किसी भी व्यवसायी के लिए फ्लोर हीटिंग मैट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। इसे शुरू करके आप 20 से 25% प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। फ्लोर हीटिंग मैट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको 1500 से 2000 स्क्वायर फीट एरिया, 10 से 15 किलोवाट पावर कनेक्शन, 8 से 10 मैन पावर, 25 से 30 लाख रुपए मशीन कॉस्ट और 25 से 30 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी। अब बढ़ते हैं अपने अगले बिजनेस आइडिया की तरफ, जो है क्रोम प्लेटिंग बिजनेस। क्रोम प्लेटिंग बिजनेस एक तरह का इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में सॉल्टी सोल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट में मेटल ऑब्जेक्ट की सरफेस पर मेटल की एक थिन लेयर चढ़ाई जाती है। क्रोम प्लेटिंग में क्रोमियम, निकल और क्रोम स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। क्रोम प्लेटिंग का मुख्य एम मेटल ऑब्जेक्ट को रस्ट, कोरोजन या स्क्रैचेस से बचाना होता है। इसका यूज कार पार्ट्स, स्टील फर्नीचर, सैनिटरी फिटिंग्स, डेकोरेटिव मेटल आइटम्स, टूल और यूटेंसिल्स आदि की इलेक्ट्रोप्लेटिंग के दौरान किया जाता है। इस बिजनेस का मार्केट स्कोप काफ़ी अच्छा है, इसलिए इस बिजनेस को शुरू करके आप 25 से 30% लाभ कमा सकते हैं। स्टार्टिंग लेवल पर यह बिजनेस शुरू करने के लिए आपको 800 से 1000 स्क्वायर फीट एरिया, 12 से 15 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी लोड, 6 से 7 मैन पावर और 15 से 18 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी। आज का अगला बिजनेस आइडिया है किचन सिंक मैन्युफैक्चरिंग। घरों में किचन सिंक का इस्तेमाल बर्तन साफ करने के लिए किया जाता है। किचन सिंक को स्टेनलेस स्टील से बनाया जाता है। स्टेनलेस स्टील सिंक्स ड्यूरेबल होते हैं। इन्हें सिंगल बोल या डबल बोल में कस्टमाइज भी किया जा सकता है। हाउस, रेस्टोरेंट्स और होटल्स में डिफरेंट वैरायटी के सिंक्स यूज किए जाते हैं। बर्तनों के साथ साथ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आदि की सफाई के लिए भी किचन सिंक यूज किए जाते हैं। इनकी मैन्युफैक्चरिंग करके व्यवसायी अच्छे लाभ कमा सकते हैं। इस बिजनेस में लगभग 11 से 15% प्रॉफिट मार्जिन होता है। किचन सिंक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में पर डे 160 पीसेस बनाने के लिए आपको लगभग 4000 से 5000 स्क्वायर फीट एरिया, 40 से 50 किलोवाट पावर कनेक्शन, 10 से 15 मैन पावर और 35 से 45 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी। आज का लास्ट बिजनेस आइडिया है डंबल मैन्युफैक्चरिंग। डंबल एक तरह के वेट ट्रेनिंग इक्विपमेंट होते हैं। एक्सरसाइज करने के लिए बॉडी बिल्डर्स, पावर लिफ्टर्स और एथलीट्स डंबल्स का यूज करते हैं। इसके दोनों एंड्स पर मेटल बॉल्स होती हैं। ये मेटल बॉल्स न्यूट्रीन और रबर की भी हो सकती हैं। आमतौर पर इसे आयरन से बनाया जाता है। डंबल्स का सबसे अधिक इस्तेमाल बाइसेप्स, शोल्डर्स और चेस्ट एक्सरसाइज के लिए होता है। वर्तमान समय में अधिकतर लोग फिट रहने के लिए जिम जाते हैं और इसलिए मार्केट में डंबल्स की काफी हाई डिमांड भी रहती है। इस बिजनेस को शुरू करके आप 15 से 18% एनुअल प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। डंबल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में 1000 किलो पर डे मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने के लिए आपको 2500 से 3000 स्क्वायर फीट एरिया, 40 से 50 किलोवाट पावर कनेक्शन, 8 से 10 मैन पावर और 26 से 33 लाख रुपए मशीन कॉस्ट की आवश्यकता होगी। तो ये थे आज के बिजनेस आइडियाज। उम्मीद है ये सेगमेंट आपके लिए बेनिफिशियल साबित हुआ होगा। अभी आप जूम सेशन से जुड़कर डायरेक्ट एक्सपर्ट से इंटरैक्ट कर सकते हैं। जूम सेशन का लिंक आपको यूट्यूब चैट बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।